Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, after seminar, I am getting lots of messages, and the common thing in those messages is कि most of the people now are influenced with that seminar, and now they are looking for investments in the stock market, right? So I am really happy that you people are influenced, and that was my motive for that seminar कि आप लोग थोड़ा सा जो है रियलिटीज़ को समझो एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. ओके, एंड बहुत सारे लोगों का तो मुझे ये भी मैसेज आया कि दे हैव अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, एंड दे हैव अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी कैन एलिमिनेट रिस्क फैक्टर्स इन द स्टॉक मार्केट. गाइज, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को एटलीस्ट इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हुआ है, एंड नाउ यू हैव मेड योर माइंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट. बट एट द सेम टाइम एक कॉमन मैसेज जो मुझे हर बच्चे से, हर व्यक्ति से मिला, और वो ये था कि सर प्लीज सजेस्ट सम स्टॉक्स इन विच वी कैन इन्वेस्ट, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके. सर ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है. सर यही तो गेम है, ठीक है ना. इसी में तो सारा का सारा जो बातें हैं वो छुपी हुई हैं कि सर बातें तो बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारा पैसा जो है वो 1,10 करोड़ बन जाएगा, 5 करोड़ बन जाएगा, लेकिन वो तभी बनेगा जब हम इन्वेस्ट करेंगे. और इन्वेस्ट करने के लिए क्या स्टेप नंबर 1 हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा फॉर द स्टॉक. तो जितने बच्चे, जितने लोग उस सेमिनार से इन्फ्लुएंस हुए, अब वो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे की जाए. बहुत अच्छी बात है. अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे की जाए, आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आप जब किसी से भी पूछोगे तो आपको दो में से कोई एक आंसर मिलेगा. या तो आपको कहा जाएगा कि बेटे आपको करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर आपको करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, राइट. अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज करोगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि मुझे कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए, राइट. नाउ माय क्वेश्चन इज कि बहुत सारे व्यूअर्स तो ये भी नहीं जानते कि सर ये जो बम्बार्डिंग शब्द आपने हमें बोले फंडामेंटल, टेक्निकल, सर एक्चुअली में ये क्या होते हैं, हमें तो यही नहीं मालूम. तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके दूं बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल, एंड उसके बाद जाकर आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन आफ्टर दिस वीडियो विल बी वेरी इजी, राइट. ठीक है सर. देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूं तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है आइए पहले समझते हैं जरा. देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि कंपनी जिसका स्टॉक हम खरीदने की बात कर रहे हैं वो फंडामेंटली कैसी है, यानी कि वो फंडामेंटली वीक है या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है. क्लियर है. अब सर ये कैसे पता चलता है, सर ये पता चलता है कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस देखकर, ये पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज को जानकर, ये पता चलता है कंपनी की बैलेंस शीट देखकर, ये पता चलता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखकर. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, तो आपको कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस, आपको कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज, आपको कंपनी की बैलेंस शीट, आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, आपको ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही पता चल सकता है कि वेदर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है. अब एक बच्चा कहता है सर ये कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं. सर कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है कि हमें चेक करना है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द बोनस इश्यूज क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द राइट इश्यूज क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द डिविडेंड्स क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द स्टॉक स्प्लिट्स क्या है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को उसके कॉर्पोरेट एक्शन से पता चल जाती हैं कि कंपनी ने पास्ट कितने सालों में बोनसेस दिए हैं, डिविडेंड्स कैसे दिए हैं, कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है या कुछ समय रुक कर डिविडेंड दिया है, इस तरह से. और
बैलेंस शीट के अंदर जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, मतलब कंपनी ने डेट कितना रेज करा हुआ है या कंपनी डेट फ्री है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। डेफिनेटली हमें उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होता है कि उस टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर कितना परसेंटेज प्रमोटर होल्ड कर रहा है, कितना एफआईआई होल्ड कर रहे हैं, कितना डीआईआई होल्ड कर रहे हैं, कितना रिटेल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है। तो ये सारी चीजों को जब तक हम एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हमें यही नहीं पता चलता कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। ऐसे ही हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है। तो ये भी हमें चेक करके पता लगाना होता है कि वेदर कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। और फाइनेंशियल रेशोज के अंदर हमें कंपनी की ईपीएस, हमें कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो, ये सारी रेशोज को हमें चेक करके देखना होता है कि वेदर अ कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग और नॉट। लेकिन अब आई एम वेरी श्योर अगर आपने मेरा फंडामेंटल कोर्स नहीं लिया होगा तो ये सब चीजें देखने में दिक्कत आ रही होगी और डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि सर हम ये सब चीजें कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम ऐसे मान लेते हैं कि आप लोगों को इनमें से कोई भी चीज टेस्ट करनी नहीं आती है, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत लेमैन वे बता रहा हूं कि अगर आप लेमैन तरीके से चेक करना चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं विदाउट एनी कोर्स, बिना किसी से पढ़ाई करे भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सर कैसे? सर मैं आपको बताता हूं। अब आप मुझे बताइए कि यू पीपल आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स, ठीक है? आप चलिए एक काम करते हैं, आप ना नीचे उतरिए, सड़क पे जाइए और आपको मैं बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। आप बताना कि क्या इन कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बिना इन सब चीजों को पढ़े भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप सड़क पे जाएंगे ना तो आप लोगों को दिखेंगे बहुत सारे ट्रक्स, ठीक है जी, बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स दिखेंगे आपको। और अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ दीज ट्रक्स, मोस्ट ऑफ दीज कमर्शियल व्हीकल्स, क्या उनके ऊपर टाटा लिखा होता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स की जब बात की जाती है, जब ट्रक्स की बात की जाती है, जब बसेस की बात की जाती है, तो क्या सबसे पहले याद किया जाता है? आवाज मारो किसको? टाटा मोटर्स को। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इसका शेयर आपके हिसाब से, डू यू थिंक सो, क्या ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है हमें सराउंडिंग में बहुत ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी का सेल बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट्स भी बहुत क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बिल्कुल। तो क्या मेरी पहली कंपनी, क्या मैंने टाटा मोटर्स मां कर दी? सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लो, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करते समय। क्या हम लोगों को जरूरी नहीं है कि कंपनी के एकदम अंदर घुस जाना है? क्या पहले हम कुछ कंपनीज को लिस्ट कर लेते हैं जिन्हें हमें लगता है कि यार ये कंपनी लॉस कैसे कमा सकती है, ये तो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए और ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो आज इतना बढ़िया तरीके से हमारी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेच पा रही है। बिल्कुल सही। सर अब चलते हैं दोबारा से, हम चलते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। लाइक जो आप अपनी गाड़ियों की बात करते हो, तो आप मुझे बताओ, मारुति की बात अगर मैं करूं तो अगर आप सड़क पे चले जाओ ना तो यू विल सी नाउ कि हर 2 कार के बाद आपको एक कार, या हर एक कार के बाद एक कार आपको मारुति कार दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि मारुति कंपनी जो है डेफिनेटली उसका इंडिया के अंदर शेयर बहुत अच्छा है, डेफिनेटली उसकी कैप्चरिंग बहुत अच्छी है। तो क्या वो कंपनी का सेल बहुत अच्छा होने से क्या उसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा? यस। तो इसका मतलब क्या मेरे हिसाब से फंडामेंटली क्या ये कंपनी भी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? गाइस, मैं मारुति से रिलेटेड एक आपको एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ इन 2007 की बात मैं आपको बता रहा हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007 मई का महीना था, तो मैंने छुट्टियां चल रही थी, ठीक है, एंड मुझे एकदम से जोश चढ़ गया था कि मुझे जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एंड व्हाट आई डिड,
मैंने उस समय ना, मुझे ये पढ़ना नहीं आता था कुछ भी कि बोनस क्या होता है, राइट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं आता था. सो आई थॉट कि वेयर आई शुड इन्वेस्ट, वेयर आई शुड इन्वेस्ट. तो मन में सोचा कि यार मारुति कंपनी का इतना सेल है, क्यों ना इसमें हम इन्वेस्ट कर दें. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मारुति कंपनी का शेयर मैंने परचेज किया था 830 रुपए का उस समय. एंड अगर आपको मालूम हो तो इसका करंट प्राइस 4900 समथिंग आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया 830 रुपए का शेयर मैंने खरीदा था और इस समय 4900 समथिंग का वो शेयर है. बट वो अलग बात है कि उस समय इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता था, तो मैंने सिर्फ 10 शेयर्स ही परचेज करे थे. तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं हुआ और बीच में ये प्राइस और भी बहुत ऊपर चला गया था. तो जब बहुत ऊपर चला गया था तो मैंने ये शेयर्स बेच भी दिए थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि आप कितनी चीज़ों से घिरे हुए हो और उन्हीं में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है. और एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर में जाइए, आप देखो कि आपके घरों में दालें, आपके घरों में आटा, ये सारी चीज़ें ना आजकल ITC लिखा होता है उस पर, ठीक है ना. तो अब एक बात बताओ, FMCG मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज इस समय आ चुकी हैं. जैसे डाबर इंडिया है, आपके घरों में डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, आपके घरों में कॉलगेट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, आपके घरों में ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे. अगर जो लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं, आई एम वेरी श्योर आपको अगर मालूम हो तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC है बहुत बड़ी. और आप समझ सकते हैं कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो पीना कभी नहीं छोड़ेंगे. तो इसका मतलब ITC की कंपनी का सेल कभी भी नीचे जाने वाला नहीं है. तो क्या फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बिजनेस सिलेक्ट करे हैं ना, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मोस्ट सुटेबल बिजनेस है. और ऐसी कंपनीज के अंदर कभी भी फ्लॉ आने के चांसेस जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं. तो अगर मैं अलग अलग सेक्टर्स की बात करता हूं तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, फंडामेंटली चेक करने के लिए आई पिक ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जब मैं बात करता हूं कि मुझे फंडामेंटली देखना है कि कौन सी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं आपको हेल्प कर रहा हूं. आप चेक करिए, आपके सामने टाटा मोटर्स है, आपके सामने मारुति कंपनी है, ठीक है जी, आपके सामने हीरो कॉर्प्स है, अगर आपको मालूम होगा, ठीक है. आपके सामने बजाज है. अब आप मुझे बताओ, बजाज मोटर्स, आपने सड़क पे जाके निकलो, हर आदमी के हाथ में बजाज की बाइक होती है. तो इसका मतलब ये वो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो हमने देखा कि बहुत टाइम से हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही हैं और इनका मार्केट कैप्चरिंग भी बहुत अच्छा है. तो डेफिनेटली ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है. मैंने देखिए कोई जनरल भाषा में बात कर रहा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि इसकी, हाँ, अगर आप एट द सेम टाइम इनकी बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट्स और इनकी बोनस शेयर्स, राइट इश्यूज भी देख लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है सर. ऐसे ही चलते हैं बच्चे और FMCG प्रोडक्ट में चलते हैं. अब FMCG के अंदर अगर हम चलते हैं तो ITC इज देयर. FMCG के अंदर अगर हम चलते हैं तो आपका डाबर इंडिया इज देयर. ठीक है जी. अच्छा चलो, आपका पैसा कहाँ पे जमा है ये मुझे बताओ. सर मेरा पैसा ना ICICI बैंक के अंदर जमा. अरे भाई, ICICI बैंक में क्यों जमा कराया? सर मुझे लगता है कि वो बैंक सेफ है. अच्छा, वो बैंक सेफ है तो यार फिर तुम उसके शेयर खरीद लो. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है सर. ICICI बैंक में आप 20 लाख रुपए की FD करा रहे हो ये सोचकर कि बैंक बहुत सेफ है, तो यार आप 20 लाख की FD क्यों करा रहे हो? उसमें से कुछ FD करा दो और कुछ ICICI बैंक के शेयर खरीद लो. सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं. बिल्कुल सर, यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस. ये फंडामेंटल एनालिसिस है. इसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी सराउंडिंग चेक करनी है और आपको देखना है कि कौन सी कंपनी इस समय ऐसी है जो आपको लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो आपको उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, राइट. बट मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हम लोग इन सब चीजों के साथ साथ, अगर हम ये जो चीज कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर हम ये भी सीख लेते हैं कि उसका बोनस, राइट, स्प्लिट, ये सब टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं और इसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा डिसीजन जब लेंगे
तो यस, वो डिसीजन और बेहतर हो सकता है फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, राइट। ठीक है सर, हमें समझ आ गया सर। फंडामेंटल का मतलब होता है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा है, उस कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब सेल्स, बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिट्स, वो कैसे है। डेफिनेटली हर उस कंपनी के प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा जिसे आप लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और सेल अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली सेल के साथ प्रॉफिट रिलेट कर जाता है, क्लियर है। और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा होगा, और अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट PER, प्राइस अर्निंग रेशियो पर आ रहा होगा, क्लियर है। एंड दिस इज ऑल कॉल्ड एज फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ सर एक बात और बता दीजिए, टेक्निकल किसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं बताया कि टेक्निकल होता क्या है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को समझने में। कहते हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमन अगर आपको समझना है ना, तो आपको उस कंपनी के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या मतलब है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस का माना यह है कि हर चीज में एक ट्रेंड होता है बच्चे, ट्रेंड सेट हो जाता है कि शेयर अगर मान लीजिए बुलिश है और अगर वो ऊपर जा रहा है, तो ये इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि इसका मतलब ये ट्रेंड ये कह रहा है कि बायर जो है दे आर मोर स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट एज कंपेयर टू सेलर, एंड देयरफॉर मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है जी। तो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि अगर आपको बिहेवियर ऑफ बायर समझ आ चुका है तो आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि अब आने वाले टाइम पे और क्या होगा। अगर आप इस बिहेवियर को समझ पाते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से फॉल आएगा, तो यू स्टार्ट सेलिंग इट शेयर। और अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टिल बिहेवियर ऑफ द बायर जो है वो बहुत बुलिश है, ये और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हैं, इसको और ज्यादा बाय करना शुरू कर देते हैं, क्लियर है। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि टू स्टडी बिहेवियर ऑफ investors, behavior of people, those who are in the stock market, not about the companies, क्लियर है। हाँ, वो अलग बात है कि वो बिहेवियर कंपनी के फंडामेंटल से ही निकल कर आता है समटाइम्स। तो इसका मतलब आपको उस केस में फंडामेंटल्स नहीं चेक करने होते, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना होता है, क्योंकि टेक्निकल का मानना है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका मतलब इतिहास दोबारा दोहराएगा। अगर कोई मार्केट ऊपर गई थी तो वो डेफिनेटली एक बार फिर से ऊपर जाएगी। तो कोई शेयर अगर मान लो 2000 पे टच करा था तो वो दोबारा से 2000 पे टच करेगा, ऐसा मानना है टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है जी। बट टेक्निकल एनालिसिस, ट्रस्ट मी, आर बीइंग डन बाय दोज पीपल, दोज हु आर ट्रेडर्स, क्योंकि उनको लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हुए, उनको लोगों के बिहेवियर को समझते हुए डेली ट्रेड करना होता है, रोज खरीदना होता है, रोज बाय करना होता है। तो ऐसे में उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन आपके लिए योर फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि पास्ट पिछले सालों में कंपनी ने डिविडेंड्स क्या दिया, पास्ट पिछले सालों में कंपनी ने बोनसेस कितने दिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रेडर्स जितने भी होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है डिविडेंड्स और बोनस में। क्यों? क्योंकि वो तो खरीद के या तो आज ही बेच देंगे या विद इन डे और टू दे विल सेल इट। तो इसका मतलब दे आर नॉट वेटिंग फॉर द बोनसेस और डिविडेंड्स। तो इसका मतलब वो जो लोग होते हैं वो बिहेवियर को देखकर मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, क्लियर है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हो तो आपके लिए फिर बेटर क्या है, दैट यू शुड डू फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, मैंने उसका हल्का सा जिस्ट आपको दिया है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको टेक्निकल एंड फंडामेंटल को। देन ओनली आप लोगों को पता चलेगा हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक, राइट। सो आई एम वेरी श्योर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी फॉर मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल।
बट ट्रस्ट मी, सिर्फ 20 मिनट की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा नहीं बता सकता था, बट माई इंटेंट वॉज आप लोगों को थोड़ा सा उस डायरेक्शन की ओर लेके जाना, दैट सिलेक्शन ऑफ अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म करने के लिए आपको या तो कॉर्पोरेट एक्शंस, फाइनेंशियल रेशियोज को पढ़ना आना चाहिए, और इन केस अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अपनी सराउंडिंग में ढूंढो कि आप किन किन लोगों के साथ डील करते हो, किन किन कंपनीज के साथ डील करते हो ऑन डेली बेसिस, तब आपको पता चल जाएगा कि यस, क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक लास्ट जाते जाते एक मैं पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आप मान लीजिए कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और मान लीजिए कि आपने अलग अलग सेक्टर्स की कुछ कंपनीज को उठा लिया। देखिए, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो भी आपका पैसा है, कभी भी किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, उसको कुछ कंपनीज में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करिए, 10-10 हजार रुपए 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके लिए 10 कंपनीज आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप मान लीजिए एफएमसीजी में आईटीसी को सिलेक्ट कर लिया मैंने, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से योर टाटा मोटर सिलेक्ट कर लिया, या मुझे लग रहा है कि मारुति सिलेक्ट करना है, मारुति सिलेक्ट कर लिया। वो सब फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद डिसाइड होगा। ऐसे आप आईटी सेक्टर के अंदर टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, इस तरह से आईटी सेक्टर में भी सिलेक्ट हो गया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैंने आईसीआईसी सिलेक्ट कर लिया, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको लग रहा हो कि नहीं इस बैंक में जाना है तो उसका सिलेक्ट कर लिया। एविएशन सेक्टर में सिलेक्ट कर लिया, रियल एस्टेट में सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब आपको सेक्टोरल्स पहले चेक करने हैं, उन सेक्टर्स के अंदर कंपनीज देखनी है, फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो तुम्हें लगता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इस तरह से आप सिलेक्शन करते हुए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कमिंग विद द मोर वीडियोस। और ये सारी वीडियोस जो मैं दूंगा, हर वीडियो आपको बहुत मदद करेगी वाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।